हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड के बारे में। ये मैकडी की सदर्न और वेस्टर्न इंडिया में मास्टर फ्रेंचाइजी है और क्यूएसआर सेक्टर में मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस स्टॉक को इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अगर डिमांड पिक हुआ और क्यूएसआर सेक्टर दोबारा अच्छा परफॉर्म करने लगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट लाइफ हर एक इन्वेस्टर के रडार पर होना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर स्टॉक एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले अपने ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस इस कंपनी का बिल्कुल सिंपल है। वेस्ट लाइफ ऑपरेट करता है मैकडी की फ्रेंचाइजी थ्रू इट सब्सिडरी नेम्ड हार्ड कैसल रेस्टोरेंट लिमिटेड। अगर टाइम की बात करूं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, तो वेस्ट लाइफ के अंडर 55% ऑफ इंडियन जीडीपी आती है, क्योंकि जो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया में मैक्सिमम है। मैकडी बहुत बड़े बड़े स्टोर्स खोलता है। इनका एवरेज एरिया होता है 3000 से 3500 स्क्वायर फीट इन कंपैरिजन टू केएफसी, जिनके स्टोर सिर्फ 1200, 1300, 1400, 1500 स्क्वायर फीट के होते हैं। क्योंकि मैकडी फोकस करता है कस्टमर एक्सपीरियंस पर, कि कस्टमर्स इनके रेस्टोरेंट्स में बैठें, वहां पर डाइनिंग करें और एंजॉय करें। तो इसका मतलब ये है कि यूनिट इकोनॉमिक्स इन कंपैरिजन टू केएफसी मैकडी की टोटली डिफरेंट है। इनिशियली जब आप किसी रेस्टोरेंट को शुरू करते हैं तो उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा है। लगभग 3.5 से 4 करोड़ के आसपास खर्चा लग जाता है एक नया मैकडी स्टोर खोलने में। केएफसी को खोलने में 1.5 से 2 करोड़ सिर्फ। उसके बाद मैकडी लॉन्ग टर्म लीज करता है जिस भी जगह पर वो सेटअप करते हैं, यूजुअली 9-10 साल की। लेकिन केएफसी की लीज छोटी होती है, 4 से 5 साल की। मैकडी का स्टोर इतना बड़ा होता है तो उनकी सेल्स भी फालतू होती है। जो एवरेज डेली सेल्स है मैकडी की, वो लगभग 1,70,000 रुपीज पर डे की है। ऑन द कॉन्ट्ररी केएफसी की पर डे की सेल्स ऑलमोस्ट 1,10,000, 1,15,000 के आसपास होती है। देवयानी के केस में तो ये 1 लाख से भी नीचे है। तो यूनिट इकोनॉमिक्स दोनों केएफसी और मैकडी की टोटली डिफरेंट है। इनका प्रॉफिटेबिलिटी जो कर्व है वो टोटली डिफरेंट लिखता है हमको ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। इनिशियली मैकडी की बैलेंस शीट आपको हैवी नजर आएगी क्योंकि वहां पर कैपेक्स ज्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम है, आरओसी कम है। इनके स्टोर्स जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होते हैं, मैकडी की प्रॉफिटेबिलिटी और आरओसी भी इंप्रूव होने लग जाती है। दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन केएफसी एंड मैकडी स्टोर्स। अगर डोमिनोज स्टोर से कंपेयर करोगे तो भी आपको ये डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि डोमिनोज का बिजनेस तो चलता ही डिलीवरी के ऊपर है, जहां पर आरओसी ही बेटर होती है। ऐसा नहीं है कि मैकडी डिलीवरी पर फोकस करता ही नहीं है। 40% के आसपास जो मैकडी का रेवेन्यू है वो ऑफ प्रीमाइसिस से आता है। ऑफ प्रीमाइसिस में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका ड्राइव थ्रूज और उसके बाद आपका डिलीवरी बिजनेस। तो मैकडी ने भी पिछले 4 साल में कोविड के बाद डिलीवरी बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस किया है और इसका असर इनकी यूनिट इकोनॉमिक्स पे और रिटर्न मैट्रिक्स पे भी नजर आया है पिछले 3-4 साल के अंदर। अब बात करते हैं कि मुझे ये स्टॉक इतना क्यों पसंद है। सबसे बड़ा रीजन कि वेस्ट लाइफ एक प्योर सिंगल ब्रांड बिजनेस है, अनलाइक द पीयर्स। प्योर सिंगल ब्रांड का क्या मतलब है कि जब हम वेस्ट लाइफ को खरीदते हैं तो सिर्फ हम मैकडी का बिजनेस खरीद रहे हैं, हम कोई और बिजनेस नहीं खरीद रहे। लेकिन अगर मुझे केएफसी खरीदना है तो मुझे या तो देवयानी खरीदना पड़ेगा या सैफायर खरीदना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन उनमें समस्या ये है कि मैं देवयानी और सैफायर खरीदता हूं तो पिज्जा हट का बिजनेस साथ फ्री आता है, जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। उसी तरीके से अगर मैं जुबिलेंट में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे सिर्फ डोमिनोज नहीं मिलेगा, मुझे उनके पोपाई रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, या अगर 4-5 साल पुरानी बात करूं तो उनके डंकिन डोनट्स की फ्रेंचाइजी भी मिलेगी, जहां पर मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। दूसरा बहुत बड़ा रीजन जो मैं स्टॉक में इंटरेस्टेड हूं वो है इनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। पिछले 4 साल में वेस्ट लाइफ ने ट्रिपल एसजी अपने पीएस से कहीं ज्यादा बेटर दिखाई है और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी वेस्ट लाइफ की ट्रिपल एसजी कहीं बेटर होगी इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स। आज के दिन में मैकडी का एवरेज स्टोर हर साल लगभग 6 करोड़ रुपए कमाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ साल में इनके पास पोटेंशियल है 7 या 7.5 करोड़ का एवरेज रेवेन्यू कमाने की। मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मैकडी का मेन्यू प्रीमियमाइज हो रहा है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट इनोवेशन। आप नई प्रोडक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, आपके मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं और आपका ऑर्डर साइज भी इंप्रूव हो रहा है। गोरमे बर्गर इंट्रोड्यूस कर दिए मैकडी के मेन्यू के अंदर, जो कहीं ज्यादा महंगे हैं इन कंपैरिजन टू वैल्यू बर्गर्स लाइक आलू टिक्की बर्गर्स। ज्यादा महंगे बर्गर, ज्यादा मार्जिन।
उसके बाद मैकडी फोकस कर रहा है मील्स पे और कॉम्बोज पे, कि आप मैकडी के स्टोर में जाएं तो एक सिर्फ बर्गर ना खरीदें, आप खरीदें पूरा कॉम्बो पैक या पूरा मील। और इस स्ट्रेटेजी ने गजब काम किया है पिछले 4-5 साल में। ऑर्डर साइज, जो एवरेज ऑर्डर साइज है, वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। फिर मैकडी अपने ऑफ प्रीमाइसिस बिजनेस पर फोकस कर रहा है, जिसमें ड्राइव थ्रू और डिलीवरी बिजनेस है। ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा जो मैकडी के स्टोर हैं वो डिलीवरी करते हैं आज के दिन में। कोविड से पहले ऐसा नहीं था। ये चेंज इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में पिछले 4-5 साल में लाया है। जो ड्राइव थ्रू स्टोर्स होते हैं वो कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल स्टोर। वहां पर ऑर्डर साइज भी बड़ा होता है। आज के दिन में मैकडी के 20% के आसपास स्टोर्स ड्राइव थ्रू स्टोर्स हैं, और मैनेजमेंट चाहती है कि अगले कुछ साल में ये फिगर 30-35% तक चली जाए। अगर ये फिगर 30-35% तक चली जाती है तो जो इनकी एवरेज सेल्स है वो कहीं ज्यादा इंप्रूव नजर आएगी अगले कुछ साल में हमको। चिकन कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है इन्होंने लास्ट कुछ ईयर्स में, जो अगेन बहुत अच्छा कर रही है और जहां पर मार्जिन्स भी ज्यादा हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है मैककैफेज। पिछले 4-5 साल में मैकडी ने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैकडी स्टोर्स हैं वहां पर मैककैफे काउंटर्स लगाए हैं। 40-50 लाख की इन्वेस्टमेंट की है पर स्टोर के हिसाब से, और वहां पर कॉफी बेचने लगे, शेक्स बेचने लगे। जैसा कि मैंने फंडामेंटल वीडियो में भी बात की थी कि कॉफी और शेक्स के केस में ग्रोस मार्जिन्स कहीं ज्यादा होते हैं। इस स्ट्रेटेजी से ना ही इनके मार्जिन्स इंप्रूव हुए बल्कि इनका ऑर्डर साइज भी इंप्रूव हुआ। आज के दिन में 12% जो टोटल रेवेन्यू है मैकडी का वो मैककैफे से आता है। मैनेजमेंट का प्लान है कि अगले कुछ साल में, मेरे ख्याल से 2027 तक, ये 15 से 18% अपना रेवेन्यू मैककैफे से लाना चाहते हैं। मैककैफे की तर्ज पर ये डेजर्ट काउंटर्स खोलना चाहते हैं हर एक मैकडी स्टोर में। तो इन सब छोटी छोटी चीजों से, प्रोडक्ट इनोवेशन से, मैकडी ने पिछले कुछ सालों में ये दिखाया है कि इनके पास पोटेंशियल है अपनी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कहीं बेटर स्पीड से ग्रो करने की। ये सबसे बड़ा रीजन है कि मैं इस स्टॉक में इतना इंटरेस्टेड हूं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ पिछले 4-5 साल में नजर आई है वो एक्सप्लोसिव ग्रोथ हमें फ्यूचर में नजर ना आए, लेकिन इन कंपैरिजन टू पीयर्स मुझे ऐसा लगता है फिर भी मैकडी बेटर करेगा। तीसरा बड़ा रीजन जो इस स्टॉक को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है वो है स्टोर एक्सपेंशन। लास्ट कुछ साल में ना मैकडी की मैनेजमेंट बहुत कंजर्वेटिव रही है। उन्होंने बहुत ज्यादा स्टोर्स नहीं खोले हर साल, 20 स्टोर, 25 स्टोर, 30 स्टोर्स। लेकिन 2027 का जो इनका प्लान है ना वो बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो करने का है, नए स्टोर्स खोलने का है। इनका प्लान है कि 2027 तक 600 के आसपास मैकडी के स्टोर्स होने चाहिए इन साउथ एंड वेस्ट इंडिया। हर साल ये 40 से 50 मैकडी के नए स्टोर्स खोलने वाले हैं। यानी अगले 3-4 साल में हमको 10% कैगर से इनके स्टोर्स इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। अगर डिमांड एनवायरनमेंट ने पिकअप किया जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं अगले 2-3 साल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टलाइफ विल बी सिटिंग ऑन ऑपरेटिंग लेवरेज। क्योंकि आप अभी इन्वेस्टमेंट फेज में हैं, आप नए नए स्टोर्स खोल रहे हैं। इस साल भी आप 40 से 45 नए स्टोर खोलेंगे, नेक्स्ट ईयर आप 50 स्टोर खोलेंगे। तो जैसे जैसे आप नए स्टोर खोलते जाते हैं और डिमांड आने लग जाती है, सेल्स बढ़ने लग जाती है, वैसे वैसे आप एक ऑपरेटिंग लेवरेज पर बैठ जाएंगे, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कंसीडरिंग कि आपके स्टोर्स बहुत कैपिटल इंटेंसिव स्टोर्स हैं इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं आपको हायर आरओसी नजर आने लग जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं। 2017 से लेकर 2022 के बीच में जो इन्होंने प्लान बनाया था वो मोस्टली टारगेट इन्होंने अचीव किया। उसके बाद जो इनका 2027 का प्लान है फ्रॉम 2022, वो भी ऑन टारगेट चल रहे हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस मैनेजमेंट पे बेट किया जा सकता है। अपने विजन 2027 में ये मार्जिन्स इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, सेल्स इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, रोसी इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे ये स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाउएवर, ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। देयर आर प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वैल्यूएशंस। वेस्टलाइफ की वैल्यूएशन में मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूं जितना कंफर्ट मुझे सैफायर की वैल्यूएशंस में आ रहा था। अगर ईवी टू ईबिटा पे देखेंगे हम, लेट्स से FY27, तो आज के दिन में हमें स्टॉक 28 से 30x के मल्टीपल पे मिल रहा है, जो बहुत ज्यादा चीप नहीं है। हमें सैफायर 18 के मल्टीपल पे मिल रहा था, यानी मच चीपर। वेस्टलाइफ का अगर वैल्यूएशन कंपैरिजन करना है तो हम देवयानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि देवयानी भी मुझे 2027-28 में 28 से 30 ईवी टू ईबिटा पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं देवयानी को और
वेस्ट लाइफ के बिजनेस मॉडल को और फंडामेंटल्स को कंपेयर करूं तो मुझे वेस्ट लाइफ कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। जुबिलेंट आज के दिन में बहुत महंगा नजर आ रहा है, इसीलिए उसमें इन्वेस्ट करने का मैं प्लान नहीं कर रहा। अच्छा, वेस्ट लाइफ में इन्वेस्ट करो ना तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना कि जो रॉयल्टी वेस्ट लाइफ पे कर रही है ना, वो आहिस्ता 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 इंक्रीज हो रही है। आज के दिन में वेस्ट लाइफ 2024 में 4.5% रॉयल्टी दे रही है। 2025 और 2026 में वो 5% हो जाएगी। 2027 में और 2028 में 5.5%, और 2028 के बाद भी आहिस्ता आहिस्ता रॉयल्टी इंक्रीज होती रहेगी, शायद 8% तक चली जाएगी। तो ये जो 4% 5% इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में से शेव ऑफ हो रहे हैं ना, उसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा अगर आप इनके वैल्यूएशन शीट्स बना रहे हैं तो। अब सवाल उठता है कि मैं इस स्टॉक में क्या कर रहा हूं। मैं इस स्टॉक में वही कर रहा हूं जो मैं सफायर में कर रहा हूं, यानी इंतजार। इंतजार डिमांड पिक होने का, इंतजार फंडामेंटल्स इंप्रूव होने का, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव होने का। जब तक मुझे ओवरऑल मैनेजमेंट की कमेंट्री इन दिस सेक्टर बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आने लग जाती, तब तक मैं इस स्टॉक में सिर्फ ट्रैकिंग पोजीशन ही बनाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो चीज हमें टेक्निकल चार्ट से भी नजर आने लग जाएगी। टेक्निकली ये स्टॉक कब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? जब ये अपना पिछले साल का ऑल टाइम हाई ब्रीच कर देगा, शायद 1000 रुपए के आसपास हाई वॉल्यूम्स के साथ। और टेक्निकल ट्रिगर्स और फंडामेंटल ट्रिगर्स दोनों लगभग एक साथ आते हैं। मैं उस टाइम का इंतजार कर रहा हूं। आज के दिन में मेरा मूड नहीं है कि इस स्टॉक में अपनी बहुत बड़ी कैपिटल में इन्वेस्ट कर दूं और फिर अगले 1.5 साल तक 2 साल तक सिर्फ इंतजार करता रहूं। वो वाला गेम मैं नहीं खेलना चाहता। मैं वेट करूंगा कि कब फंडामेंटल ट्रिगर्स आए, टेक्निकल ट्रिगर्स आए, जब मैं इस स्टॉक में एंट्री करूं। हो सकता है मैं बॉटम पे इन्वेस्ट ना कर पाऊं, तो बॉटम पिक करने की मैं कोशिश नहीं कर रहा। मैं आज के दिन में इस स्टॉक में इंतजार कर रहा हूं, जैसे मैं सफायर में कर रहा था। हो सकता है कि अगले 3 4 या 5 क्वार्टर्स में हमें वो मौका मिल जाए। देखते हैं कि ऊंट किस करवट पे बैठता है फ्यूचर में। चलो फिर इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।